हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। और ट्रंप की ओर से लगातार टैरिफ को लेकर बयानबाजी भी की जा रही है सर, इसके अलावा और दुनिया से क्या अपडेट्स आ रहे हैं? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पे दुनिया में आपका स्वागत है। और ये आज का सेगमेंट थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज सप्ताह के आखिरी दिन की शुरुआत बेहद सनसनीखेज होने जा रही है। ट्रंप के टैरिफ लागू होने का दिन है और भारतीय समय के अनुसार आज सुबह तड़के ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की एक नई सूची जारी की, जिसमें काफी स्वीपिंग टैरिफ लगाए गए हैं और जो अप्रैल की घोषणाएं थी उनमें बड़े फेरबदल किए गए हैं। तो हम खबरों का सफर शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रंप की टैरिफ सूची के भीतर क्या है और उसके क्या असर आज बाजारों पर हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं। अमेरिका ने टैरिफ नीति में फिर बदलाव किया है और आज नए रेसिप्रोकल टैरिफ घोषित कर दिए गए हैं जो लागू हो रहे हैं। अमेरिका ने 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ दरें 10 से 41% के आसपास तय की हैं। ये नई दरें अब लागू होंगी। जो ट्रांजिट माल है, जो सामान अभी रास्ते में है, अलग अलग देशों से चला हुआ है, उसे 7 दिन की छूट दी जाएगी, यानी उस पर 7 दिन बाद ये टैरिफ लागू होंगे। जिन देशों के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हुई है उन पर ऐसे 92 देश हैं जिन पर टैरिफ की दर 15 से 41% तय की गई है। और ये इसको दर को तय करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका के साथ उन देशों का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पैमाना बनाया है, जिसको हम लगातार अपनी अलग अलग चर्चाओं में बताते रहे हैं। हम देखते हैं अलग अलग देशों पर टैरिफ क्या होंगे और इसका सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है इस नई टैरिफ सूची का। कनाडा इसका सबसे बड़ा सरप्राइज है। कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया, जो पहले 25% था, और नए शिपमेंट्स पर यह तुरंत लागू होगा। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उतार चढ़ाव के दौर में रहे हैं और फिर अब दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। भारत पर टैरिफ 25% फिक्स किया गया है। इस सूची में भी वो शामिल है। अप्रैल वाली जो घोषणा थी उसमें 26% टैरिफ था। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से तेल और हथियारों के आयात पर भारत पर अतिरिक्त दंड की चेतावनी दी है, जो इस टैरिफ का की सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी घोषणा अलग से की जाएगी। तो भारत पर टैरिफ दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो कल कहा गया था वही परिवर्तन था। सबसे बड़ी सरप्राइज है इस टैरिफ की ब्राजील, जिसमें 50% तक टैरिफ लगाया गया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो लंबी सूची सुबह जारी की है उसमें ब्राजील पर टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया है। यह बेहद दिलचस्प सा मूव है ब्रिक के की अर्थव्यवस्था के भीतर। ब्राजील जिससे टकराव हो रहा था उससे डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े थोड़े उदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम जो व्हाइट हाउस की लिस्ट जारी की गई है उसके हिसाब से अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो आगे हमें पता चलेगा। यूके के लिए, जो कि एक ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ ट्रेड डील की है अमेरिका ने, बेस लाइन टैरिफ करीब 10% बना रहेगा। जिन देशों के लिए के साथ अमेरिका की ट्रेड डील है उनके लिए 10 से 20% टैरिफ तय हुए हैं। हम लगातार इस बात को अपने अलग अलग कार्यक्रमों में कह रहे हैं बोनस के दर्शकों से कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी सप्लाई चेन, एक अमेरिका के मित्रों का एक वर्ग बना रहे हैं। इस टैरिफ के पूरे ढांचे में दिखता है कि जो उनके मित्र हैं, जिन्होंने उनके साथ ट्रेड डील की है, जिन्होंने जिन्होंने वहां से एनर्जी खरीदी है, एग्रीकल्चर के लिए अपना बाजार खोला है या निवेश किया है, उनके लिए टैरिफ 10 से 20% रखे गए हैं। स्विट्जरलैंड बेहद बड़ी सरप्राइज है। तीसरी सरप्राइज हम आपको बताते हैं इस टैरिफ की। पहली थी कनाडा, दूसरी थी ब्राजील और तीसरा था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया है, जो क्योंकि स्विट्जरलैंड यूरो करेंसी का हिस्सा नहीं है और यूरोपियन यूनियन के साथ डील अलग से हो चुकी है। स्विट्जरलैंड से अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते भी तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। एशिया में म्यांमार पर 40% टैरिफ है। बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ है, जो भारत से कम है। यानी इन देशों से को अमेरिकी बाजार में अपना माल बेचने में भारत से ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा सुविधा मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का एक और देश है जिस पर 30% टैरिफ लगाया गया, जो भारत से ज्यादा है, ब्राजील से कम है, चीन से थोड़ा सा से कम है। यूरोपीय देशों में जापान और कोरिया पर अब 15% टैरिफ लगेगा। इन देशों के साथ अमेरिका की संधि हो चुकी है। सबसे दिलचस्प और चौथी सरप्राइज इस पूरे घटनाक्रम की है कि मैक्सिको, जिसके साथ सबसे शुरुआत से ट्रेड विवाद शुरू हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही मैक्सिको के साथ ट्रेड कन्फ्रंटेशन और पाबंदियां लगाने की बात की थी, उसके साथ टैरिफ की पर अस्थायी छूट को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। यानी पूरी दुनिया पर टैरिफ लागू हो रहे हैं आज से, पर मैक्सिको के साथ व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, इसलिए 90 दिनों बाद वहां टैरिफ लागू होंगे। इसके साथ हम सेक्टर्स के टैरिफ भी जान लें, क्योंकि शेयर बाजार में जो लोग करीब से इन टैरिफ को देख रहे हैं उनके लिए आज ये समझना जरूरी है। शेयर बाजार में, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में इन टैरिफ पर हलचल है, गिरावट दिख रही है, प्रतिक्रिया दिख रही है। खासतौर पर जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, उत्पाद और सेक्टर हैं उन पर कितने टैरिफ आए हैं ट्रंप की इस नई व्यवस्था में। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर 50% टैरिफ लागू है, इसको नहीं बदला गया और इसका असर हमें यूरोप की कनाडा की और भारतीय कंपनियों पर दिखाई देगा। हालांकि कॉपर के टैरिफ के बारे में एक अधिसूचना पहले जारी हुई थी, जिसमें कि कॉपर ओर को इससे बाहर कर दिया गया था। कॉपर के जो डेरिवेट हैं, जो उसके वायर और ट्यूब जैसे उत्पाद हैं, उन पर टैरिफ लगाया गया था।
कारों पर, इंजन और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लागू है। ज्यादातर देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ है, लेकिन जो ज्यादा सप्लाई करते हैं उन पर थोड़ा ज्यादा है। और हाँ, वियतनाम जैसे देशों पर रीरूट किए गए ट्रांसशिप माल पर 40% का ट्रांसशिपमेंट टैरिफ भी लगा हुआ है। तो वियतनाम के लिए दरअसल 20% टैरिफ है, लेकिन 40% टैरिफ उनको उसको उस पर देना पड़ेगा जो सामान चीन के जरिए आ रहा है। तो अब यहां से पिछले कई महीनों की जद्दोजहद के बाद जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में इनॉग्रेशन से लेकर अप्रैल की घोषणा से लेकर आज अगस्त तक दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मौत की तस्वीर अब साफ हो गई है कि किस देश में पर कितने टैरिफ लगे हैं। शाम को हम बोनस पॉइंट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अंतर्कथा क्या है। लेकिन इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर या उनका वर्ल्ड टैरिफ ऑर्डर अब अमल में आ गया है। अब मुड़ते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील्स में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक मामला चल रहा है जो सबको पता है। इस अपील्स ने अपनी कोर्ट ऑफ अपील के जज ने अपनी सुनवाई में टैरिफ को का आदेश जारी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आपातकालीन शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ। अपील कोर्ट ने ट्रेड कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लागू करने की इजाजत दी थी और राहत दी थी, जो आज से लागू हो रहे हैं। जजों को ये शक है कि आपातकालीन अधिकारों का उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि टैरिफ इसके तहत नहीं आते। और यही मुख्य विवाद था ट्रेड कोर्ट में, जो अमेरिका के राज्यों ने दाखिल किया था और कहा था कि टैरिफ आपातकालीन शक्तियों में, इमरजेंसी पावर्स में नहीं आते, इसके लिए कांग्रेस और सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। इसके अलावा जैसा कल संभव था कि फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की, सितंबर में ब्याज दरें कम करने के संकेत भी नहीं दिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणी ट्रेड फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल को लेकर आई। उन्होंने कहा कि वो स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं, बहुत पॉलिटिकल हैं। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये टकराव आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। इस बात के भी संकेत थे कि अमेरिका के वित्त मंत्री के हवाले से कुछ मीडिया में खबरें थी, स्कॉट बेसेंट के हवाले से, कि दिसंबर तक फेडरल रिजर्व के नए मुखिया की घोषणा भी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी घटनाक्रम बेहद तेज हैं, व्यापारिक राजनीति से अलग। इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर के विवाद में अमेरिका के पुराने सहयोगियों से दूरी बना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कनाडा की फिलिस्तीन पॉलिसी का समर्थन किया है, जिसे लेकर ट्रंप और यूरोप के बीच में अब विवाद गहरा रहा है। कनाडा के अलावा यूके भी ये कह चुका है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जानी चाहिए। ब्रिटेन ने गाजा में सीज फायर की अपील की है और ट्रंप की रणनीति से बिल्कुल अलग रास्ता लिया है। अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं यूरोप में, वो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति से अलग दिख रहे हैं, कूटनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये घटनाक्रम आज दिन में थोड़ा ज्यादा और विकसित होता और नई चीजें आती दिखेंगी, क्योंकि अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ इजराइल की यात्रा पर हैं। इधर रूस के को लेकर रूस और यूक्रेन के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता बढ़ गई है। रूस के मिसाइल हमले में करीब करीब 12 लोगों की मौत हुई है। एक माइनिंग टाउन को निशाना बनाया गया है, वहां से लोगों को निकालना पड़ा है। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में जमीन कब्जा कर रही है, आगे बढ़ रही है, और स्थानीय प्रशासन ने कस्बों से पलायन की पुष्टि की है। ट्रंप अब इस बीच आए हैं, जो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है जानना ये, क्योंकि भारत के ऊपर एक पेनाल्टी लगाई जाने वाली है रूस के साथ कारोबार करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 8 अगस्त तक रूस और यूक्रेन के बीच संधि हो जानी चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी और दंडात्मक टैरिफ लगाए जाएंगे। ये काफी भारतीय तेल कंपनियों के लिए काफी उलझन भरा समय है। इधर इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा हमला किया और ये कहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप के दखल के बाद कंबोडिया और थाईलैंड में गतिरोध होता है। युद्ध तो विराम तो हो गया था, पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। हाल के सीमा संघर्ष के बाद अब इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। कुछ बड़े और महत्वपूर्ण आंकड़े आए आज, बड़े आंकड़ों का भी दिन था खबरों के साथ। तो आंकड़ों का खबरें तो थी, पर आर्थिक आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण थे। अमेरिका में महंगाई फिर बढ़ रही है और इससे फेडरल रिजर्व के इस रुख की पुष्टि होती है कि बाजार में अनिश्चितता है और टैरिफ का असर आने के बाद महंगाई पर प्रभावित होगी। बाजार अभी करीब से देखने की कोशिश करेगा कि 1 अगस्त का दिन आ गया है, टैरिफ पूरी तरह लागू हो गए हैं। दुनिया के देशों से आने वाला माल अगले 7 दिनों में अमेरिका के बाजारों में पहुंचेगा और महंगी कीमत पर जाएगा। सप्लाई चेन पूरी लागत टैरिफ के उपभोक्ताओं को पास ऑन करेगी, उपभोक्ताओं को देगी। तो इसके बाद जो महंगाई के आंकड़े अगले 2 महीनों में आएंगे, वो अमेरिका की इकोनॉमी की दृष्टि से और फेड के फैसले की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, निक्केई में गिरावट भी दिखाई दी है। चीन का कंपोजिट पीएमआई 49.6 पर आ गया है, जो 3 महीने का न्यूनतम है। चीन में आर्थिक सुस्ती गहरा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी उत्पादन गिरावट दर्ज की गई है। इधर सऊदी अरब का बजट घाटा कम हुआ है।
तेल से सऊदी अरब की आय बढ़ी है, इसलिए अर्थव्यवस्था थोड़ी बेहतर दिख रही है। इसके अलावा भारत एशिया के कई देशों में पीएमआई के आंकड़े आए जो अलग अलग तस्वीर बताते हैं। जुलाई में मलेशिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। थाईलैंड का पीएमआई करीब 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर, और इंडोनेशिया का पीएमआई 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया के फैक्ट्री उत्पादन में जुलाई में गिरावट दर्ज की गई है। कमोडिटी बाजार लंबे समय बाद सक्रिय है और बेहद अनोखे ढंग से सक्रिय है। ब्रेंट क्रूड करीब 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 6 हफ्तों की ऊंचाई पर है। ब्रेंट की और डब्ल्यूटीआई दोनों की कीमतें पिछले 48 घंटे 2 दिन से बढ़ी नहीं है। अमेरिका और ईयू की डील हुई है, गैस की आपूर्ति का इशू है, और ओपेक प्लस की तरफ से शायद अब उत्पादन बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। मांग भी बढ़ती दिख रही है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए की कमजोरी के तौर पर सामने आया है। हाँ, फ्रांस में एक वायरल बीमारी फैली है पशुओं में, जिससे डेयरी और एफएमसीजी कंपनियों पर असर पड़ रहा है। खासतौर पर यह बीमारी फ्रांस की मशहूर चीज बेल्ट को प्रभावित कर रही है, और इसका असर यूरोप में चीज के प्राइसेस पर दिखाई दे सकता है। यूरोप ने तय किया है कि अमेरिका से वो नेचुरल गैस और खरीदेगा। अब तो समझौता भी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच, क्योंकि रूस का खतरा बढ़ रहा है और यूरोप ये मान रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव आने वाले समय में बढ़ेगा। तो जो भी थोड़ी बहुत गैस की निर्भरता आसपास रूस पर है, उसे और कम किया जाए। डॉलर की मजबूती के बाद सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। ईयू के साथ डील के बाद बुलियन बाजार ने एक दूसरा रुख लिया है। जैसे जैसे ईयू के साथ डील हुई और उसके बाद डॉलर में मजबूती आई, सोने की कीमतों में हमें गिरावट दिखी। सोना आज $3300 से नीचे 3280 3290 के आसपास है, और इस स्तर से और नीचे जाने की संभावना है। सोने के लिए सप्ताह दबाव और गिरावट भरा है। तांबे और स्टील की कीमतों में भी नरमी आई है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू हो रहे हैं, और इसका असर दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक उत्पादन घटने के तौर पर आएगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में मांग में कमी होगी। इसलिए अब कमोडिटी बाजार में नरमी दिखाई दे रही है। कृषि उत्पादों में सप्ताह के अंत में सोयाबीन, गेहूं और पाम ऑयल में थोड़ी थोड़ी तेजी लौटती दिख रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ी उथल पुथल। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है लंबे समय बाद। कई महीनों बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती दिखी है, 100 के आसपास घूम रहा है। महंगाई का आंकड़ा आया है जिसने डॉलर को मजबूती में मदद दी है। फेड ने ब्याज दर कम करने की कोई संकेत नहीं दिए हैं, और ट्रंप का नया टैरिफ ऑर्डर आया है। इन सब ने मिलकर अमेरिकी डॉलर को 100 अंकों के आसपास, डॉलर इंडेक्स को 100 अंकों के आसपास पहुंचाया है। मजबूत डॉलर के कारण, जैसा स्वाभाविक था, कल भी हमने देखा भारतीय रुपया बिल्कुल लहूलुहान 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर टूट गया था। रिकॉर्ड गिरावट से थोड़ा ऊपर था, जब ऐसा संकेत था कि रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल दिया है। टैरिफ बढ़ने से कनाडा का डॉलर भी 2 महीने के निचले स्तर पर टूट गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और येन में थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। क्रिप्टो बाजार में, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, रेगुलेटरी स्तर पर बड़े घटनाक्रम है। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो शुरू किया है, जिसके तहत अमेरिका के शेयर बाजारों में और सिक्योरिटी रेगुलेशंस को आधुनिक किया जाएगा और बदला जाएगा, ताकि टोकेनाइज सिक्योरिटी में क्रिप्टो आधारित ट्रेडिंग शुरू हो सके। एसईसी इस बात की तैयारी कर रहा है कि जो सिक्योरिटीज को टोकन में बदला जा रहा है, अमेरिका में कई स्टॉक्स को भी टोकन में बदला गया है, इनकी ट्रेडिंग शुरू की जा सके। ये व्हाइट हाउस की जो नई क्रिप्टो नीति है उसका असर है, जो 2 दिन पहले आई थी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने क्रिप्टो के लिए नियमों का पूरा ढांचा स्पष्ट किया था। इधर बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल को CoinDCX में 379 करोड़ के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात खबर डेलाइट से आई है क्रिप्टो को लेकर। डेलाइट ने एक सर्वे किया है दुनिया भर के सीएफओ का, जिसमें 99% सीएफओ ने माना है कि वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बैलेंस शीट में, कंपनी की ट्रेजरी ऑपरेशन में भविष्य में क्रिप्टो को अपनाएंगे। और इनमें से 23% सीएफओ तो अगले 2 साल के अंदर क्रिप्टो को अपने ट्रेजरी ऑपरेशन में शामिल करने वाले हैं। बिटकॉइन और ईथर आज के दबाव में कारोबार कर रहे हैं। बिटकॉइन माइनर फीनिक्स ग्रुप ने $150 मिलियन की क्रिप्टो ट्रेजरी शुरू की है, जो बिटकॉइन और सोलाना पर आधारित होगी। कंपनियों में आईटी कंपनियों के नतीजों ने कल अमेरिकी शेयर बाजार को सहारा दिया। माइक्रोसॉफ्ट को एआई से अच्छा बिजनेस मिल रहा है। कंपनी ने शेयर बाजार में $4 ट्रिलियन की वैल्यू पार की है। मेटा के नतीजे भी बाजार की उम्मीद के अनुमान के मुताबिक थोड़े ठीक रहे। ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी चलाती है, उसने यूरोप में एक नया डेटा सेंटर खोलने की तैयारी की है, शायद नॉर्वे में बनाया जाए। अब हम भारत से जुड़ी खबरों पर आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह कि ट्रंप के टैरिफ की धमकी के बाद भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद रोक दी है, और सरकार के फैसले का इंतजार है, क्योंकि डेडलाइन सब 8 अगस्त की डेडलाइन आ गई। जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच 8 अगस्त की समय सीमा तय की है। इसका टैरिफ आने की संभावना है, तो भारत की तेल कंपनियों में काफी बेचैनी है। रूस का सस्ता कच्चा तेल भारत की तेल कंपनियों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ था। उन्होंने इसकी रिफाइनिंग करके
उत्पादों को यूरोप के बाजारों में बेचा था। तो अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं है भारत सरकार की तरफ से, शायद आज इस पर कुछ कहा जाएगा। भारत का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, मुख्य रूप से वजह सरकार का खर्च बढ़ना है। लोन फ्रॉड के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अनिल अंबानी को तलब किया है। बीते सप्ताह अनिल अंबानी की कंपनियों पर छापे पड़े थे। पहली तिमाही में हिंदुस्तान लीवर के नतीजों से एफएमसीजी सेक्टर के बारे में थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी। हालांकि बाकी कंपनियों के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, पर हिंदुस्तान लीवर के आंकड़ों में ये दिख रहा है कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 6% बढ़ी है। और ये बढ़ोतरी 3 तिमाहियों के बाद, 3 क्वार्टर्स के बाद आई है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम में एफएमसीजी के उपभोक्ता उत्पादों के की मांग में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। कई महत्वपूर्ण कंपनियों के कल नतीजे आए, जिनका असर आज में बाजार पर दिखाई देगा। अदानी ग्रुप के मुनाफे में 45% की गिरावट आई है। वेदांता के और कोल इंडिया के नतीजे भी कमजोर रहे हैं। बाजार इन नतीजों पर आज अपनी प्रतिक्रिया देगा। गौतम अदानी की नेटवर्थ 7% गिरी है जून में। स्विगी जो कि एक ई रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म है, उस पर उसकी के घाटे में बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी का मुनाफा थोड़ा बढ़ा है। जेन इंस्टीट्यूट के मामले में नुवामा पर आईटी रेड हुई है। नुवामा वो ब्रोकरेज फर्म थी जो जेन इंस्टीट्यूट के लिए भारत में काम करती थी। इस मामले में आज कुछ नए अपडेट आने की संभावना है। और एक दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि आईसीआईसीआई बैंक ने तय किया है कि वो यूपीआई पेमेंट के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स पर एक फीस लगाएगा। इसका एक पूरा ढांचा तय किया गया है इस पूरे अकाउंट के संदर्भ में। इसका भी असर आज हमें दिखाई देगा पेमेंट एग्रीगेटर्स के कंपनियों पर भी और बैंकों पर भी। अगले 24 घंटे सप्ताह का आखिरी दिन और अगले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका का नया टैरिफ आदेश जो आया, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है, इस पर असर और इसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी। शेयर बाजारों में दिखने लगी है। बाकी कंपनियों की तरफ से और भारतीय बाजार से इसकी प्रतिक्रिया आएगी। जैसा हमने कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर कंपनियों को सरकार के आदेश का इंतजार है और उसके बाद स्पष्ट होगा कि भारत और रूस के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे इसके बाद। क्योंकि अभी बड़ा स्पष्ट है कि भारत सरकार अगर रूस के साथ कारोबारी रिश्ते रखेगी तो उसे यूरोप और अमेरिका दोनों के ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बेहद बेहद पेचीदा सी परिस्थिति है भारत की कूटनीति के लिए। अमेरिका का रूस पर दबाव बढ़ा है। यूक्रेन में रूसी हमले बढ़े हैं। माना जा रहा है कि अगले 3-4 दिन महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। तो हमने शुरुआत में बताया कि ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ इजरायल गए हुए हैं। वार्ताओं पर नजर है। चूंकि यूरोप के देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी में है, इसलिए विटकॉफ की यात्रा सीज फायर की दृष्टि से और इजरायल के साथ रिश्तों की दृष्टि से खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे जिन पर असर रहेगा। कच्चे तेल और रुपए पर आज भी हमें क्रूड ऑयल रुपए पर आज भी हमें दबाव देखने को मिलेगा। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सोमवार को। वापस चलते हैं ब्रिज के पास, नोएडा स्टूडियो। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया टैरिफ का, देखना ये होगा कि इसका बाजार पर कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।